हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर एग्जाम स्पेशल रिवीजन वीडियो सीरीज जिसके अंदर आज का टॉपिक है पीएसयू ऑडिट। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात हो रही है। ये टॉपिक आपका एग्जाम में 4 से 5 नंबर तक के लिए देखने मिल सकता है। एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है आईसीए या फिर इसको डिस्क्रिप्टिव में भी टेस्ट किया जाता है। आउट ऑफ ऑल द 3 जोड़ी चैप्टर्स इंटरनल ऑडिट, ग्रुप ऑडिट एंड पीएसयू ऑडिट, ये वाला टॉपिक पीएसयू ऑडिट आईसीए का फेवरेट टॉपिक है बिकॉज डेफिनेटली आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने मिल ही जाता है। तो हम कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर इसका पूरा शानदार तरीके से रिवीजन निपटा दें क्रिस्प वे में, जहां पर ये चैप्टर थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है और थोड़ा थोड़ा टेक्निकल भी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कंसेप्चुअल पार्ट पे तो एकदम क्लैरिटी ले ही लें और टेक्निकल पार्ट को बातों ही बातों में स्मूथली मक्खन की तरह निकाल दे। सो वेलकमिंग यू ऑल टू पीएसयू ऑडिट रिवीजन। इन दिस वी विल डू कैटेगरीज ऑफ पीएसयू। सबसे पहले कैटेगरीज ऑफ पीएसयू मतलब ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम पीएसयू कहते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट मैनेज्ड अंडरटेकिंग्स है, फॉर एग्जांपल रेलवेज की बात हुई, पोस्टल सर्विसेज की बात हुई, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर गवर्नमेंट के साथ साथ डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी है एज पर द कंपनीज एक्ट। गवर्नमेंट कंपनी है तो ठीक है, कोई डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी है एज पर द कंपनीज एक्ट, उसको भी हम पीएसयू मान लेंगे। अब सारी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 होती कौन कौन सी है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 51% या उससे ज्यादा स्टेक, ज्यादा इक्विटी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या तो स्टेट गवर्नमेंट की है, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। तो क्या बात बोली हमने? कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 51% या ज्यादा इक्विटी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कोई कंपनी है, उसको हम डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी मान लेते हैं और डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी बनते ही वो पीएसयू में कैटेगराइज हो जाती है। उसके अलावा कोई भी ऐसे कॉर्पोरेशंस थे विच आर सेट अप अंडर द स्पेशल एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, फॉर एग्जांपल एलआईसी या यूटीआई, तो उसको भी हम पीएसयू मान लेंगे। हमने क्या क्या बात करी पीएसयू के लिए? कोई भी डिपार्टमेंट मैनेज्ड अंडरटेकिंग्स है, फॉर एग्जांपल रेलवेज हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनीज है, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज हैं। यहां पर स्पेशल बात ध्यान देने की ये है, कोई कंपनी लिस्टेड हो कि नहीं हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कंपनी देखनी है हमें, लिस्टेड होना या ना होने सा इट्स इररिलेवेंट। फिर कोई ऐसी कॉर्पोरेशंस थे विच आर सेट अप अंडर द स्पेशल एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, फॉर एग्जांपल एलआईसी, यूटीआई, तो उसको भी हम पीएसयू मान लेते हैं। ये पीएसयू की जो ऑडिट है, सोचो ये पीएसयू कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये लोग ऐसा काम करते हैं जिसके लिए पूरी की पूरी पब्लिक वेट करती है। देश बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, सरकार बराबर खर्चा कर रही है कि नहीं कर रही, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सब कुछ बराबर से चल रहा है कि नहीं चल रहा, सारा हिसाब किताब सही है कि नहीं, कितना बड़ा काम है। तो ये जो पीएसयू की ऑडिट है ये परफॉर्म करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CNAG। वेरी वेरी बिग पर्सन, वेरी वेरी बिग पर्सन। पर सिंगल इंसान, क्या सिंगल इंसान इतनी सारी ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, ये परफॉर्म करता है थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो CNAG जो है वो थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट पीएसयू की ऑडिट्स करता है। अब ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने सीएज एम्पेनल कर रखे हैं अपने साथ। तो जब भी कोई पीएसयू की ऑडिट करनी होती है, किसी ना किसी सीए को अपॉइंट करते हैं और बोलते हैं जा पीएसयू की ऑडिट करा और हमको रिपोर्ट दे दे। इस तरीके से पूरी फंक्शनिंग चलती है। अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर सब्जेक्ट टू सीएनडीजी ऑडिट। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको सीएनडीजी ऑडिट करवानी पड़ती है? ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, पब्लिक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन विच आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी, या फिर नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी है विच इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट रेवेन्यूज, उसको भी हम ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज सब्जेक्ट टू सीएनडीजी ऑडिट। हमने क्या बात बोली? हमने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर ली, फिर हमने गवर्नमेंट कंपनीज की बात करी जिसके अंदर पब्लिक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली, फिर हमने बात करी कोई भी ऐसी ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट थी, क्या क्या, नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी थी विच इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट रेवेन्यूज। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनी या फिर गवर्नमेंट को लेकर हमने बात कर ली। सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फिर पब्लिक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, फिर नॉन कमर्शियल, उसके बाद सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट रेवेन्यूज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीएनडीजी की, सीएनडीजी का स्टेटस। अब ये सीएनडीजी आपको समझ आ चुका होगा, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है। कितना कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है इसके पास। तो इसका जिक्र बकायदा आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो रखा है। सीएनडीजी कोई नॉर्मल एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, 148, 149, 150 एंड 151। 148 में बात करेगी जो इसका अपॉइंटमेंट है सीएनडीजी का, वो करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हल्का फुल्का आदमी नहीं, एरा गैरा कोई भी आदमी नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा सीएनडीजी को। यहां पर एक बात बोली गई है, अगर आपको सीएनडीजी को हटाना है, रिमूवल ऑफ सीएनडीजी इज ओनली पॉसिबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। प्रूवन मिसबिहेवियर मतलब प्रूव हो चुका है कि सीएनडीजी ने कुछ ना कुछ घपले किए हैं, उस पर कोई केस चल चुका है, कोई मिसबिहेवियर है, उस केस में प्रूव होने के बाद ही सीएनडीजी को हटाया जा सकता है। या फिर सीएनडीजी की कैपेसिटी ही नहीं रही है अब सीएनडीजी का ऑफिस होल्ड करने की, उस केस में हम सीएनडीजी को हटा सकते हैं और कोई भी केस में आप सीएनडीजी का रिमूवल नहीं कर सकते। ये बातें करी गई है 148 आर्टिकल के अंदर। 149 में बात करी गई है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ सीएनडीजी, ठीक है, क्या क्या पावर है, क्या क्या ड्यूटीज हैं। 150 के अंदर, आर्टिकल 150 के अंदर एक बात बोली गई है, ये जो सीएनडीजी है, it can advise the president regarding prescribed form in which the accounts of union and the states shall be kept। यूनियन टेरिटरीज और तो स्टेट्स हैं,
उनके जो अकाउंट्स हैं वो किस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रहें, इसके लिए एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को सीएनडीजी। एंड फाइनली आर्टिकल 151 में बात करी गई है, जो भी सीएनडीजी की ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, क्या क्या क्या, जो भी सीएस ने रिपोर्ट दी होगी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, जिसने अपनी रिपोर्ट दी होगी सीएनएजी को, तो वही रिपोर्ट जो सीए ने सबमिट करी थी वो अब रिपोर्ट कहलाएगी सीएनएजी की रिपोर्ट। तो जो भी ऑडिट रिपोर्ट थी सीएनएजी की ऑन द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट विच इज सबमिटेड टू आइदर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी तो वो सबमिट होगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी तो वो सबमिट होगी गवर्नर ऑफ द स्टेट को। तो हमने जो ऑडिट रिपोर्ट थी सीएनडीजे की ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो सबमिट कर दी या तो प्रेसिडेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, या तो गवर्नर ऑफ द स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट के केस में, विच शैल बी फर्दर लेड डाउन बिफोर आइदर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद इसको अल्टीमेटली हमें ले करवाना है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी। तो वही बात बोली गई है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है सीएनडीजे की, वो सीएनडीजे ऑन द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबमिट कर देगा प्रेसिडेंट को या गवर्नर ऑफ द स्टेट को, जो फर्दर इसे ले डाउन कर देंगे बिफोर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब यहां पर एक बात बोली गई है, एज पर द सीएनडीजी एक्ट, जो आपका सीएनडीजी है, he will hold the office for the term of 6 years or up to the age of 65 year whichever earlier। तो बहुत सिंपल सी बात बोली गई है, जो सीएनडीजी है वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है फॉर द टर्म ऑफ 6 years या फिर अप टू द एज ऑफ 65 years whichever is earlier। सपोज कोई सीएनडीजी अपॉइंट किया जाता है एट द एज ऑफ 61, तो क्या उसके पास 6 years हैं? नहीं, उस केस में उसके पास सिर्फ 4 साल हैं, उसे 65 years की एज तक ही सीएनडीजी का ऑफिस होल्ड करने की अथॉरिटी है, परमिशन है। यहां पर एक बात बोली गई, अगर सीएनडीजी मन बनाता है रिजाइन करने के लिए, वो थक जाता है, बोलता है बहुत प्रेशर है सर, तो वो रेजिग्नेशन अपना दे सकता है वाया लेटर एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। तो उसे जब भी बताना है कि मुझे रिजाइन करने का मन हो रहा है, तो उसे लेटर लिखना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसमें वो बता सकता है कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं। अब नेक्स्ट बात बोली गई है, स्क्रूटिनी ऑफ द एनुअल अकाउंट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द पीएसयूज। ये जो पीएसयूज हैं, इनके ऑडिट रिपोर्ट्स की और एनुअल अकाउंट्स की स्क्रूटिनी कौन करेगा? वो स्क्रूटिनी करता है फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। ये फाइनेंशियल कमिटीज क्या है? 3 फाइनेंशियल कमिटीज होती है, जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको समझ लेना है, जो भी पीएसयू की ऑडिट रिपोर्ट होती है, एनुअल अकाउंट्स होते हैं, उसकी स्क्रूटिनी करता है फाइनेंशियल कमिटीज। तो यहां पर सीएनडीजी क्या करता है? सीएनडीजी इन फाइनेंशियल कमिटीज के लिए फ्रेंड बनता है, फिलोसोफर बनता है, गाइड बनता है। तो ये जो सीएनडीजी है, इसका रोल बन जाता है फ्रेंड का, फिलोसोफर का या फिर गाइड का टू दीज कमिटीज। अब ये सीएनडीजी का कैसा रोल रहता है समझते हैं अब हम। सीएनडीजी की जो रिपोर्ट्स हैं, दे फॉर्म द बेसिस फॉर द कमिटीज वर्किंग। जो कमिटीज काम करने वाली है, सीएनडीजी की रिपोर्ट को देखकर उसको बेसिस बनाती है, ताकि वो अपना फर्दर काम उसके हिसाब से कर सके। यहां पर एक एडिशनल बात ये बोली गई है, जो कमिटीज हैं, दैट दे आर नॉट प्रोहिबिटेड टू एग्जामिन इश्यूज नॉट इन द रिपोर्ट्स। जो भी सीएनडीजी की रिपोर्ट्स में इश्यूज नहीं दे रखे, उन पर भी ये कमिटीज एग्जामिनेशन कर सकती हैं। ये नहीं कि जो सीएनडीजी की रिपोर्ट में दे रखे से उसी को फॉलो करो ब्लाइंडली। कुछ और भी इश्यूज है जिस पर वो एग्जामिन करना चाहती है, तो वो कमिटीज बिंदास कर सकती हैं। अब एक बात बोली गई है, जो सीएनडीजी है, इट विल स्क्रूटिनाइज द नोट्स। इट विल स्क्रूटिनाइज द नोट्स, ध्यान से सुनना, जो मिनिस्ट्रीज ने सबमिट किए कमिटीज को। मिनिस्ट्रीज मतलब गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, मतलब सरकार के लोग, मतलब पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस जो है वो तो अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं ना, वो कुछ गलत लिख सकते हैं ना, वो अच्छा अच्छा बता देंगे कमिटीज को, देखो सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ है, सब कुछ लिमिट्स के अंदर है, सब कुछ बराबर 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 हुआ है। तो यहां पर सीएनडीजी आता है, वो स्क्रूटिनाइज करता है ऐसे नोट्स को जो मिनिस्ट्रीज ने सबमिट करे हैं कमिटीज को, टू चेक द करेक्टनेस। भाई जो चीजें बता रही है मिनिस्ट्री, बराबर से बता तो रही है। फिर जो कमिटीज हैं, दे प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर विद द ऑब्जर्वेशंस और द रिकमेंडेशंस। कमिटीज इस पे काम करती है, एग्जामिनेशन करती है, फिर वो पार्लियामेंट को, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, या फिर लेजिस्लेचर को अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात है, उनके सामने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर देती है, और उसके अंदर वो ऑब्जर्वेशंस जो थे कमिटी के, जो भी रिकमेंडेशंस थे कमिटी के, वो लिख देती है। यहां पर एडिशनल बात बोली गई है, जब ऑब्जर्वेशंस और रिकमेंडेशंस के साथ उसे प्रेजेंट कर दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, तो उस केस में जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है, दे विल इन्फॉर्म द कमिटीज ऑन द एक्शंस टेकन ऑन द रिकमेंडेशन। तो ये जो रिकमेंडेशंस और ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कमिटीज ने, उन पर ये मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं, और जो भी एक्शंस लिए वो सबमिट कर देते हैं इन कमिटीज को। फिर ये जो कमिटीज हैं, ये प्रेजेंट करती हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। सबसे पहले नॉर्मल रिपोर्ट देते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस और रिकमेंडेशंस के साथ, फिर सरकार इस पे काम करती है, जो मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है, वो इन्फॉर्म करती है इन कमिटीज को कि हमने क्या क्या एक्शन लिए। उसके बाद ये कमिटीज वापस से एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाती हैं और पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को प्रेजेंट करती है। फिर जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं विच कुड नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल बाय द कमिटीज, क्या बोला? तो जो ऐसी ऑडिट रिपोर्ट थी विच कुड नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल बाय द कमिटीज,
In that case, written answers are obtained from the department and incorporated in the reports to ensure that it is not taken lightly by the government. भाई समय कम था तो कमिटीज हर मैटर को डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाई, तो क्या इसका मतलब गवर्नमेंट मस्त हो जाए? ना ना ना, गवर्नमेंट आपको रिटर्न आंसर्स देने पड़ेंगे। तो ये कमिटीज पहले रिटर्न आंसर्स ऑब्टेन करेंगी गवर्नमेंट के साथ और उसको इनकॉर्पोरेट करेगी अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, ताकि वो ये इंश्योर कर सके गवर्नमेंट कोई भी मैटर लाइटली नहीं लेती है। तो हमने सीएनडीजी का रोल की जब बात करी, जब उसे फ्रेंड बनाया, फिलोसोफर बनाया, गाइड बनाया कमिटीज का, तो हमने क्या क्या बात करी? सबसे पहले हिज रिपोर्ट्स, सीएनडीजी की जो रिपोर्ट्स हैं, दे विल फॉर्म द बेसिस ऑफ द कमिटीज वर्किंग। उसके अलावा जो कमिटी है, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड टू एग्जामिन इश्यूज नॉट इन द रिपोर्ट्स। रिपोर्ट के अलावा भी कोई बातें उस पर आप एग्जामिनेशन करना चाहते हो, कमिटीज आप कर सकते हो। उसके बाद जो सीएनडीजी है, वो स्क्रूटिनाइज करेगा सारे नोट्स को जो कि मिनिस्ट्री सबमिट करती हैं कमिटीज को। मिनिस्ट्रीज घपले कर सकती हैं, तो मिनिस्ट्री की करेक्टनेस चेक करने के लिए जो रिपोर्ट दे रही है, कमिटी को रिपोर्ट दे रही है, नोट्स दे रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है, उसको मेक श्योर करो स्क्रूटिनाइज करे सीएनडीजी। फिर ये जो कमिटीज हैं, ये प्रेजेंट करेंगी अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को, विद द ऑब्जर्वेशंस एंड द रिकमेंडेशंस। इस पर मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट के लोग काम करेंगे। उसके बाद वो एक्शंस बताएंगे उन्हें क्या ले लिए, और वो एक्शन सबमिट करेंगे कमिटीज को, और कमिटी उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को सबमिट करेगी। एंड फाइनली कोई ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें कोई ऐसी बात है जिसको डेप्थ में, डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाई कमिटी के लोग, तो उस केस में रिटर्न आंसर्स मंगवाए जाएंगे डिपार्टमेंट के और उसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा अपनी रिपोर्ट के अंदर, ताकि हम ये मेक श्योर कर सकें कोई भी गवर्नमेंट ने मैटर को लाइटली नहीं लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, या फिर इसको टेक्निकल भाषा में आपको बोला जाएगा कमर्शियल ऑडिट एज पर द कंपनीज एक्ट। तो कमर्शियल ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट में बात हो रही है ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज की, ये आपको समझ लेना है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, जो भी ऑडिटर है ही विल बी अपॉइंटेड बाय द सीएनडीजी, और ये सीएनडीजी डायरेक्शंस देगा उस ऑडिटर को कि भाई ऐसे 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 ऑडिट करो, कैसे ऑडिट कंडक्ट करनी है, उसके डायरेक्शंस देगा सीएनडीजी अपॉइंट करने के बाद। अब ये जो ऑडिटर है, ये सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट, सबमिट करेगा रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन करेगा? सबसे पहले लिखेगा डायरेक्शंस, जो भी सीएनडीजी ने डायरेक्शन दिए थे वो लिख दिए, जो भी एक्शन लिए गए वो लिख दिए, एंड फाइनली कोई भी इंपैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, ये तीनों चीजें मेंशन करके ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। क्या क्या चीजें? जो भी डायरेक्शंस थे सीएनडीजी के, जो भी एक्शंस टेकन थे, और उसके अलावा कोई भी इंपैक्ट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, इन तीनों चीजों को लिखकर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। अब यहां पर एक बात बोली गई है, जो भी सीएनडीजी है, इट कैन आल्सो कमेंट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट व्हिच शैल बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज द ऑडिट रिपोर्ट। भाई अगर सीएनडीजी का चुल था कि ऑडिटर तेरी रिपोर्ट तूने दे दी, तूने तेरे कमेंट्स दे दिए, पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कमेंट्स करने थे, सीएनडीजी के अंदर चुल थी कि मुझे एक्स्ट्रा कमेंट्स करना है, तो सीएनडीजी, आप तो माई बाप हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कमेंट कर दो एक्स्ट्रा, आपके कमेंट को भी हम ऑडिट रिपोर्ट के समान ही, ऑडिट रिपोर्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। एंड फाइनली एक बात बोली गई है, जो सीएनडीजी है, इट मे कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट। क्या क्या क्या? सीएनडीजी में ऑल्सो कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट, पर ये सप्लीमेंट्री ऑडिट करवानी है तो सीएनडीजी को ये विद इन 60 डेज करवानी पड़ेगी, 60 डेज ऑफ रिसीविंग द ऑडिट रिपोर्ट्स। जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएंगी सीएनडीजी को, उसके विद इन 60 डेज के अंदर अगर सीएनडीजी का मन भरता है कि मुझको ना सप्लीमेंट्री ऑडिट करवानी है इस एंटिटी की, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवानी है मतलब मुझे फिर से ऑडिट करवानी है, मुझे फिर से रिव्यू करवाना है, मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो मैं चाहता हूं फिर से रिव्यू हो, अगर सीएनडीजी ऐसा चाहता है तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए ऑर्डर दे सकता है, बट इट हैज टू बी गिवन विद इन द 60 डेज ऑफ रिसीविंग द ऑडिट रिपोर्ट। यहां पर एक और पावर है सीएनडीजी के पास, सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए तो वो बोल ही सकता है, या फिर वो ऑर्डर कर सकता है टेस्ट ऑडिट, कुछ पर्टिकुलर एरियाज को उठाकर उन पे कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सीएनडीजी बोल सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेस्ट ऑडिट। टेस्ट ऑडिट तो आप कभी भी कराओ, कैसे भी करा सकते हो, पर अगर आपको सप्लीमेंट्री ऑडिट करवानी है तो आपको वो विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग द ऑडिट रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। तो ये चारों बातें बोली गई थी गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट के लिए। सबसे पहले ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा सीएनडीजी के द्वारा, और ये सीएनडीजी डायरेक्शंस देगा ऑडिटर को कैसे परफॉर्म करनी है ऑडिट। फिर जो ऑडिटर है ये ऑडिट रिपोर्ट देगा, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन करेगा, डायरेक्शन जो थे सीएनडीजी के, जो भी एक्शन लिए गए, कोई भी इंपैक्ट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। यहाँ पर एक और बात बोली गई है, जो सीएनडीजी है, इट कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट एंड द कमेंट्स विल बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज द ऑडिट रिपोर्ट। भाई सीएनडीजी का मन किया तो ऑडिट पे कमेंट कर दे, हम उसे सेम मैनर में ट्रीट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से ही। और अगर सीएनडीजी का मन बनता है तो वो 60 डेज के अंदर 60 डेज ऑफ रिसीविंग द ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कंडक्ट करा सकता है, या फिर वो ऑर्डर कर सकता है टेस्ट ऑडिट। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कैसे कैसे करनी है। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल कमिटीज। फाइनली आ गया है वो टाइम जब हम नीचे पढ़ा था ना, अभी यहां पर हमने पढ़ा था ना स्क्रूटिनी ऑफ द एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट्स ऑफ द पीएसयूज, तो वो करता है फाइनेंशियल कमिटीज। तो यही तीनों फाइनेंशियल कमिटीज हम पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर एसोसिएटेड विद पीएसयू ऑडिट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, फिर हम पढ़ेंगे एस्टिमेट्स कमिटी, वी कॉल इट एक्, एंड फाइनली वी विल स्टडी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग विच इज स्कोपू। पैक, एक्, कोपू, ठीक है। तो ये हमारे तीनों कमिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। इट विल सेटिस्फाई 3 थिंग्स, वेदर द मनी इज डिस्पर्स्ड लीगली टू विच दे आर अप्लाइड। मनी में कुछ इलीगल डिस्पर्समेंट तो नहीं हो रहा, सारा लीगल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस हैं वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, और जो भी रीअप्रोप्रिएशन है, रीअप्रोप्रिएशन मतलब कोई पैसा बच गया उसे वापस से आप रीअप्रोप्रिएट करते हो अलग 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 चीजों के अंदर, तो वो जो रीअप्रोप्रिएशन है वो एज पर द प्रोविजंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको सेटिस्फाई करने का काम करेगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्या क्या काम करे? देखा कि जो मनी है वो डिस्पर्स किया जाता है लीगली,
जो एक्सपेंस है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, और जो रीअप्रोप्रिएशन होता है वो एज पर द प्रोविजंस होता है कि नहीं होता। ये काम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एग्जामिन करेगी सीएनडीजी की रिपोर्ट को ऑन द अकाउंट्स ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द डायरेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट। तो जो भी सीएनडीजी की रिपोर्ट थी ऑन द अकाउंट्स ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज, उन सबको एग्जामिन करने का काम भी करेगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टीमेट्स कमेटी विच इज एक्ट। ठीक है, एक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि हमको एग्जामिन करने पड़ते हैं एस्टीमेट्स। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि हमें रिपोर्ट करना पड़ता है इकोनॉमीज पर, इंप्रूवमेंट्स पर, एफिशिएंसी पर। इकोनॉमीज मतलब मिनिमम कॉस्ट पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, इंप्रूवमेंट लगातार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और एफिशिएंसी इनपुट आउटपुट रेशियो आपका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो इन तीनों की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए हमें एग्जामिन करने पड़ते हैं एस्टीमेट्स। इसके बाद वी विल एग्जामिन इफ द मनी इज लेड विद इन द लिमिट्स, लिमिट्स के अंदर है कि नहीं मनी, वो भी एग्जामिन करने का काम करती है एस्टिमेट्स कमेटी। फॉर एग्जांपल अगर लिमिट थी 20 लाख की, तो क्या आपने कोई 30 लाख का खर्चा तो नहीं कर दिया, लिमिट के अंदर है कि नहीं खर्चा, वो मेक श्योर करना। फिर कोई सजेशन देना है ऑल्टरनेट पॉलिसी का। आपकी पार्लियामेंट आपकी पॉलिसी तो ठीक थी, अगर आप ऑल्टरनेट पॉलिसी, अगर ये वाली पॉलिसी ले आते तो शायद फायदा हो सकता था, ऐसी ऑल्टरनेट पॉलिसी का सजेशन दे दो। उसके बाद आप सजेस्ट करो फॉर्म टू प्रेजेंट एस्टीमेट्स टू द पार्लियामेंट, किस फॉर्म में हम इन एस्टीमेट्स को प्रेजेंट करें पार्लियामेंट पे, तो उसका भी सजेशन आप दे सकते हो। और यहां पर एक स्पेशल बात बोली गई है that the estimates committee does not comment on the policy approved by the parliament। कोई पॉलिसी अप्रूव थी पार्लियामेंट के द्वारा, तो एस्टिमेट्स कमेटी नेता बनने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कमेंट नहीं करना। पर यहां पर एक स्पेशल बात बोली गई है, बट इफ देयर इज क्लियर एविडेंस दैट इट इज नॉट लीडिंग टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स और इज अ वेस्ट, अगर आपको ये क्लियरली पता लग रहा है, आपके पास एविडेंस है इस बात का कि कोई जो भी पॉलिसी लाई गई थी इट इज नॉट लीडिंग टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स, या फिर वो वेस्टफुल है, तो उस केस में आपको इसको अटेंशन में लाना पड़ेगा, नोटिस में लाना पड़ेगा हाउस के। तो यू विल ब्रिंग दिस टू द नोटिस ऑफ द हाउस। तो यहां पर क्या बात बोली गई, सबसे पहले बोला गया एग्जामिन एस्टिमेट्स, टू रिपोर्ट ऑन इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स एंड एफिशिएंसी, फिर वी हैव टू एग्जामिन वेदर द मनी इज लेड विद इन द लिमिट्स, फिर हमें सजेशन देने हैं ऑल्टरनेट पॉलिसीज के, इनको सजेशन देने हैं फॉर्म, किस फॉर्म में हम प्रेजेंट करें इन एस्टिमेट्स को पार्लियामेंट के अंदर। फिर एक बात बोली गई है, हमको कमेंट नहीं करना भाई, पॉलिसी जो अप्रूव कर दी है पार्लियामेंट ने, हम तो बेचारे लोग हैं, हम लोग थोड़ी कमेंट करेंगे उन चीजों पर जो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी है। पर हाँ, अगर हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि भाई पॉलिसी डिजायर्ड रिजल्ट्स दे ही नहीं रही, वो वेस्टफुल है, उस केस में हमें नोटिस में लाना पड़ेगा इसे हाउस के। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कोपू, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसको हम कहते हैं कोपू। ये कोपू एक्सरसाइज करेगा सेम कंट्रोल ऑन द पीएसयू एज द पीएससी एक्सरसाइजेस ओवर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। पीएससी मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे कंट्रोल है, वो सारा सेम कंट्रोल एज इट इज है कोपू के पास। कोपू एग्जामिन करेगा परफॉर्मेंस एंड द ऑडिट फाइंडिंग्स ऑफ द सीएनडीजी ऑन विच द एक्शन इज टू बी टेकन, जिन जिन चीजों पर एक्शन लेना था उनको एग्जामिन करेगा, उनकी परफॉर्मेंस एंड ऑडिट फाइंडिंग्स। किसकी? सीएनडीजी की। अब यहां पे क्या क्या फंक्शंस है कोपू के? इट विल एग्जामिन ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पीएसयू, इट विल एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ द सीएनडीजी ऑन पीएसयू, इट विल एग्जामिन द अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ पीएसयू, एंड फाइनली इट विल एक्सरसाइज अदर फंक्शंस ऑफ द पीएससी एंड एक्ट, पैक और एक्ट के अदर फंक्शंस जो कि ऊपर कवर्ड नहीं है एंड आर अलॉटेड बाय द स्पीकर, वो भी काम कमिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करेगी। क्या क्या फंक्शंस है? सबसे पहले इट विल एग्जामिन क्या? ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, पीएसयू की बात हो रही है तो ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी की बात हुई है। फिर जो भी सीएनडीजी की रिपोर्ट्स थी उसको भी एग्जामिन किया जाएगा, फिर जो भी अकाउंट्स थे पीएसयू के या फिर जो भी नॉर्मल अदर रिपोर्ट्स थी पीएसयू की उनको एग्जामिन किया जाएगा, एंड फाइनली कोई और फंक्शंस थे जो पैक ने और एक्ट ने ऊपर नहीं किए, उन सबको भी कमिटी ऑन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग परफॉर्म करेगा विच आर अलॉटेड बाय द स्पीकर। तो ये हमने बात कर ली फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एसोसिएटेड विद द पीएसयू ऑडिट। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले 3 पार्टीज होती हैं, कौन सी पार्टीज होती हैं? एक ऑडिटर होता है, ठीक है, क्या बात है, ऑब्वियस बात है भाई, 3 पार्टीज ऑडिट होगी तो ऑडिटर तो हो गई। एक मैनेजमेंट होता है जिसको इसमें हम कहेंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है मतलब मैनेजमेंट है, टीसीडब्ल्यूजी है। या फिर तीसरा इंटेंडेड यूजर्स, अक्सर पीएसयू ऑडिट के अंदर इंटेंडेड यूजर्स यूजुअली आम पब्लिक होती है, बट यही बात बोली गई है जो भी इंटेंडेड यूजर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, ऑडिटर, यही तो 3 पार्टीज होंगी जब भी ऑडिट की बात होगी। फिर हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, ये सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? सब्जेक्ट मैटर वह हुआ विच इज एनी इन्फॉर्मेशन विच इज मेजर्ड और इवैल्यूएटेड अगेंस्ट अ क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन आप इवैल्यूएट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप इवैल्यूएट कर रहे हो क्राइटेरिया के अगेंस्ट, उसी की बात बोली है, वो सब्जेक्ट मैटर हो गया। क्राइटेरिया मतलब कौन से बेंचमार्क यूज किए आपने टू इवैल्यूएट दिस सब्जेक्ट मैटर, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको आप किस बेंचमार्क के अगेंस्ट इवैल्यूएट करने वाले हो, तो यही बात बोली गई है क्राइटेरिया के अंदर। एंड फाइनली सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन इज आउटकम ऑफ दिस इवैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। सबसे पहले हमने बात करी सब्जेक्ट मैटर, इट इज एनी इन्फॉर्मेशन विच इज इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मैंने बोला कोई ऐसा बेंचमार्क था विच इज यूज्ड टू इवैल्यूएट दिस सब्जेक्ट मैटर, एंड फाइनली सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन के अंदर हम लोग बात करें आउटकम ऑफ इवैल्यूएटिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। ये जो सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया हमने इवैल्यूएट किया, ऐसा क्या आउटकम था वो हम सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन में लिख देंगे। नेक्स्ट बात करनी है हमें टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट की।
एक होता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट, दूसरा होता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट कौन सा होता है? जिसमें रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैज टू इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। ये जो सब्जेक्ट मैटर का इवैल्यूएशन है वो कौन करेगा? वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी करेगी। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में कौन करेगा यही काम? ऑडिटर विल इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। यहां पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी इवैल्यूएट कर रही है और यहां पर ऑडिटर इवैल्यूएट कर रहा है सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। यहां पर क्या बात बोली गई है? जो सब्जेक्ट मैटर है वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी इवैल्यूएट करेगी अगेंस्ट द क्राइटेरिया एंड इट विल प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन ऑन विच द ऑडिटर विल गैदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड एक्सप्रेस कंक्लूजन। तो कहीं ना कहीं सुना सुना सा नहीं लग रहा है? नॉर्मल ऑडिट जैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल नॉर्मल ऑडिट जैसा ही है। इसका एग्जांपल हो गया फाइनेंशियल ऑडिट, जिसको हम आगे वापस से पढ़ने वाले हैं। तो 5 अलग अलग टाइप की स्पेशल ऑडिट्स होती हैं पीएसयू के केस में, वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर अगर जब भी फाइनेंशियल ऑडिट की बात होगी तो हमें समझ लेना है अटेस्टेशन एंगेजमेंट है, जिसके अंदर एंगेजमेंट पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया और उसको प्रेजेंट करना सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन को, ऑन विच ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा टू गैदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए अपना कंक्लूजन। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में बात करी, जो ऑडिटर है वो खुद ही इवैल्यूएट करेगा सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, और इसका एग्जांपल है आपके परफॉर्मेंस और कंप्लायंस ऑडिट। ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये डेप्थ में भी हम पढ़ने वाले हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होती है, कंप्लायंस ऑडिट क्या होती है, फाइनेंशियल ऑडिट क्या होती है, पर आपको अभी समझ लेना अटेस्टेशन एंगेजमेंट यानी फाइनेंशियल ऑडिट की बात हो रही है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट मतलब परफॉर्मेंस या फिर कंप्लायंस ऑडिट की बात हो रही है। अभी प्रिंसिपल्स ऑफ द पीएससी ऑडिट क्या होते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स भाई, नॉर्मल वही सारी चीजें जो हमने पूरी ऑडिट में बात करी है। एथिक्स की बात करना, इंडिपेंडेंस की बात करना, प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर्स, स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट टीम की मैनेजमेंट एंड स्किल की बात, ऑडिट रिस्क की बात, मटीरियलिटी की बात, डॉक्यूमेंटेशन की बात, कम्युनिकेशन की बात, जो नॉर्मल ऑडिट की बात होती है, वही सारे जनरल प्रिंसिपल्स हो गए। ऑडिट प्रोसेस प्रिंसिपल्स क्या हुए? प्लानिंग करना ऑडिट को, कंडक्ट करना ऑडिट को, गैदर करना, इवैल्यूएट करना एविडेंस को, रिपोर्टिंग करना, और यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है कि आपको फॉलोअप भी करना पड़ता है। तो ऑडिट प्रोसेस प्रिंसिपल्स को लेकर 4-5 बातें हो गई। प्लानिंग हो गई, कंडक्ट हो गई, ऑडिट की गैदर करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे एविडेंस को, रिपोर्ट करेंगे एंड फाइनली फॉलो अप करेंगे। ये हमने प्रिंसिपल्स ऑफ पीएससी ऑडिट पढ़ लिए। आपको एक बार इसे रीड मारना है, दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं टाइप्स ऑफ पीएससी ऑडिट पढ़ने। तो यहां पर 5 टाइप ऑफ पीएससी ऑडिट होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंस ऑडिट। बेसिक ऑडिट कंडक्टेड बाय द सीएंडएजी to express opinion on the financial statements and enhance confidence of the intended user। अगर नॉर्मल ऑडिट करने जा रहे हैं, नॉर्मल ऑडिट बाय डिफॉल्ट फाइनेंस ऑडिट ही तो होती है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहे हैं, नॉर्मल जिस तरीके से होती है वही बात बोली गई है। जो ऑडिट है सीएनडीजी करवाएगा, उस पर ओपिनियन देना है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि हम लोग एनहांस कर सके कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी, इसलिए तो नॉर्मल ऑडिट हो रही है फाइनेंस की ऑडिट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले कंप्लायंस की ऑडिट। कंप्लायंस की ऑडिट में क्या क्या बात होगी? इट इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर सब्जेक्ट मैटर कंप्लाई विद द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। कंप्लायंस की बात होगी, तो यही बात बोली, जो सब्जेक्ट मैटर है वो कंप्लाई कर रहा है क्राइटेरिया, इसी का इंडिपेंडेंट असेसमेंट जो है वो कंप्लायंस ऑडिट के अंदर होता है। कंप्लायंस ऑडिट में मेनली 2 चीजें होती हैं, या तो रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात होगी या फिर प्रोप्राइटरी रिक्वायरमेंट्स की बात होगी। तो रेगुलर कंप्लायंस में बात होगी फॉर्मल क्राइटेरिया फॉर लॉज एंड रेगुलेशन की, जो भी लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस है उसकी बात होगी रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर, और प्रोप्राइटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर बात होगी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल कंडक्ट के बारे में। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस में बात करी अधेरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू फॉर्मल क्राइटेरिया फ्रॉम द लॉज एंड रेगुलेशन। प्रोप्राइटरी रिक्वायरमेंट से बात होगी ऑब्जर्वेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स फॉर एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। तो हमने रेगुलेटरी में बात करी लॉज एंड रेगुलेशन की, प्रोप्राइटरी में बात करी हमने एथिकल कॉन्डक्ट की। रेगुलेटरी का एग्जांपल क्या होगा? इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स एज फ्लैट्स ड्यू टू लीगल क्राइटेरिया नॉट अप्लाइड। लीगल क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हुआ था, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस आपने नहीं मानी, इसलिए आप लोग घपला कर गए फ्लैट्स और बिल्डिंग्स को। कहीं ना कहीं आपने फ्लैट्स और बिल्डिंग्स को मिला दिया, तो कोई भी ऐसा प्रोविजन, ऐसी पॉलिसी बन रही थी जो फ्लैट्स के लिए थी, आपने बिल्डिंग पे अप्लाई कर दी, या जो बिल्डिंग के लिए थी आपने फ्लैट्स पे अप्लाई कर दी। तो कहीं ना कहीं एक इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन हो गया था बिल्डिंग्स का या फ्लैट्स का, ड्यू टू लीगल क्राइटेरिया नॉट बीइंग अप्लाइड। तो उस केस में हम मान लेंगे रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात हो रही है। फिर प्रोप्राइटरी के अंदर बात होने वाली है एथिकल कंडक्ट के अंदर। यहां पर एग्जांपल ये दे रखा है, ग्रांट अलाउड इज लीगली परमिसिबल बट लैकिंग प्रूडेंस एंड एथिकल कंडक्ट। तो कोई ऐसी ग्रांट दी गई थी जो लीगली अलाउड तो थी, तो लीगल लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लायंस तो यहां पर हो गया, पर यहां पर प्रूडेंस की कमी थी, एथिकल कंडक्ट की कमी थी, तो इट वाज लैकिंग प्रूडेंस एंड एथिकल कंडक्ट। तो उसके इसमें मान लेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल कंडक्ट वर नॉट अपहेल्ड। तो ये बात हो रही है प्रोप्राइटरी रिक्वायरमेंट्स की। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ये कंप्लायंस ऑडिट है, इट इज कंडक्टेड आइदर इन, किन किन फॉर्म्स में कंडक्ट हो सकती है? इट कैन आइदर बी कंडक्टेड इन रिलेशन विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ही कंडक्ट हो सकती है, या फिर ये एक सेपरेट इंडिविजुअल कंप्लायंस ऑडिट हो सकती है। या तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आप कंप्लायंस ऑडिट भी करवा सकते हो, या फिर अलग से आप सिर्फ एक सेपरेट इंडिविजुअल कंप्लायंस ऑडिट भी करवा सकते हो, या फिर आप इसे कॉम्बिनेशन में करवा सकते हो परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है ये हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, पर अभी हम लोग सिर्फ इतना समझ लेते हैं, अगर हमें कंप्लायंस ऑडिट करानी है तो या तो आप इसे इन रिलेशन विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करा दो, या तो उसे सेपरेट इंडिविजुअल कंप्लायंस ऑडिट की तरह करा दो, या फिर आप इसे कॉम्बिनेशन में करा दो परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। सबसे बड़ा ऑडिट यही है, सबसे मसालेदार ऑडिट यही है। हर ऑल्टरनेट या 2 से 3 अटेम्प्ट बाद आपको वापस परफॉर्मेंस ऑडिट पे क्वेश्चन आ ही जाता है। तो वैसे तो परफॉर्मेंस ऑडिट नाम से ही क्लियर है, जिसमें बात होने वाली है परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम या एक्टिविटी। कोई भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिविटी है, उनके परफॉर्मेंस की ऑडिट करने की बात हो रही है, मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट हो रही है। इसको टेक्निकल भाषा में ऐसे लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम और एक्टिविटी। ये हम क्यों कर रहे हैं? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ताकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो। टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग फॉर करेक्टिव एक्शन। दो चीजें इंप्रूव होगी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी फॉर करेक्टिव एक्शंस। इसीलिए हम लोग परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या मेन इश्यूज एड्रेस करता है, पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स पे आएंगे। बेसिकली एग्जांपल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हमेशा आपको क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, जब भी ये 5 टाइप्स ऑफ ऑडिट का क्वेश्चन आएगा पीएसयू के अंदर, तो पहले वो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर मसाले देगा और पूछेगा आप आइडेंटिफाई करो कौन सी ऑडिट की बात हो रही है, और उसके बाद उस ऑडिट के रिगार्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स पूछेगा। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे हो कि वो कौन सी ऑडिट हो रही है, उसके लिए मैंने ये 2 एग्जांपल्स जो आपको क्वेश्चंस में दे रखे हैं वो यही लिख दिए हैं। पर उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि परफॉर्मेंस ऑडिट जो हम करते हैं ये क्या क्या इश्यूज एड्रेस करता है। इसमें बात होने वाली 3 चीजों की, ई फॉर इकोनॉमी, ई फॉर एफिशिएंसी, ई फॉर इफेक्टिवनेस। 3 ईज की बात होगी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में हम बोलते हैं मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द एक्टिविटी कंसिडरिंग अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, क्वालिटी एंड एट बेस्ट प्राइस। हमें मिनिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट की बात करी गई है। हमको कंसिडर करनी पड़ेगी क्वालिटी, क्वांटिटी को, बेस्ट प्राइस को, ताकि हम मिनिमाइज कर सकें हमारी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। इसकी बात करी गई है इकोनॉमी के अंदर। दूसरा कौन सा इशू एड्रेस करती है परफॉर्मेंस ऑडिट? एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी में बात होती है इनपुट आउटपुट रेशियो की। हमको ट्राई करना है हम अचीव कर सके मैक्सिमाइज्ड आउटपुट एंड द मिनिमाइज्ड इनपुट। कम से कम हमारा जाए और ज्यादा से ज्यादा हमें मिल जाए, उसी की बात करी गई है इनपुट आउटपुट रेशियो में। आउटपुट हमारा मैक्सिमाइज हो जाए, इनपुट हमारा मिनिमम जाए। अब एफिशिएंसी में हमें किन किन चीजों को कंसिडर करना पड़ता है? कंसिडर वेदर साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस आर फॉलोड। भाई जो प्रोक्योर करते हो आप, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो, उसके लिए साउंड प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही? बहुत जनरल बातें सारी। जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड हैं, मेंटेन्ड हैं। नेक्स्ट, जो भी अदर रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज्ड हैं कि नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स के, वो कॉस्ट इफेक्टिवली मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कॉस्ट इफेक्टिवली हैं और उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये हमने कुछ 5 जनरल पॉइंट्स पढ़ ली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ एफिशिएंसी। क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हमने? साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस आर फॉलोड। उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड हैं, मेंटेन्ड हैं। जो अदर रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज्ड हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स के, वो कॉस्ट इफेक्टिवली मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और हम ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये हमने एफिशिएंसी को लेकर 5 पॉइंट पढ़ लिए। Next issue that the performance audit addresses is effectiveness. Now, what is this effectiveness? It is the extent to which objectives are achieved. किस हद तक हम objectives को achieve कर पा रहे हैं। उसके अलावा relation between intended and the actual impact of any activity. कोई activity का हमने impact सोच रखा था, plan कर रखा था, पर actual में कुछ और हो गया। तो ये जो intended impact था, जो actual impact था, इन दोनों के बीच में क्या relation है, वो भी हम effectiveness में ही पढ़ लेते हैं। It is the extent to which objectives are achieved and relation between intended and the actual impact of any activity. इसमें भी कुछ जनरल पॉइंट्स है वो हम पढ़ लेते हैं। वी विल डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच एनी प्रोग्राम अचीव्स डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट्स। जो भी प्रोग्राम हमने डिजाइन किया था वो अचीव कर पा रहा है डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट्स, उसको हम डिटरमाइन करेंगे। फिर वी विल डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज कंसिडर्ड ऑल्टरनेटिव्स। भाई मैनेजमेंट ने ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर किए हैं ताकि वो मीट कर सके डिजायर्ड रिजल्ट्स को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग वेज फॉर मेकिंग प्रोग्राम्स मोर इफेक्टिव। कोई और तरीके हैं क्या जिससे हम प्रोग्राम्स को और इफेक्टिव कर सकें? ऐसे वेज आइडेंटिफाई करो। फिर असेसिंग वेदर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स आर प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट। ध्यान से सुनना, इफेक्टिवनेस में हम बात करते हैं वेदर assessing whether the objectives of public sector programs are proper and consistent, whilst efficiency में हम लोग बात करते हैं objectives of public sector programs are met cost effectively। ध्यान से पढ़ने वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। फिर हम लोग देखेंगे जो प्रोग्राम है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या डुप्लीकेट कर रहा है अदर प्रोग्राम को। कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मतलब उसके साथ जुड़ के एडिशनल अच्छा काम हो रहा है। डुप्लीकेट कर रहा है मतलब एफर्ट्स बढ़ा रहा है हमारे, तो या वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि वो डुप्लीकेट कर रहा है अदर प्रोग्राम्स को। एंड फाइनली कोई भी ऑब्जर्व्ड सोशल या इकोनॉमिक इंपैक्ट है विच इज ड्यू टू एनी पॉलिसी या अदर कॉज, तो उसको भी हम लोग असेस करेंगे। हम लोग क्या असेस करेंगे? कोई ऑब्जर्व्ड सोशल या इकोनॉमिक इंपैक्ट है, कोई इंपैक्ट है ड्यू टू एनी पॉलिसी और एनी अदर कॉज, वो भी हम असेस कर लेंगे। हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े यहाँ पर कि अचीव हो रहे हैं डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट्स, मैनेजमेंट ने कोई कंसिडर करे हैं ऑल्टरनेटिव्स टू अचीव दिस डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट्स, कोई और वेज हमने आइडेंटिफाई करें ताकि हम प्रोग्राम को और इफेक्टिव बना सके। हमने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बात करी पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स की, वो प्रॉपर हो, कंसिस्टेंट हो, कंप्लायंस हो रहा है लॉज एंड रेगुलेशन के साथ, जो प्रोग्राम है वो या तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या डुप्लीकेट कर रहा है अदर प्रोग्राम्स को। एंड फाइनली कोई ऑब्जर्व सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट है तो असेस करेंगे वो ड्यू टू पॉलिसी है या अदर कॉज है।
तो ये हमने पढ़ लिया है इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, विच इज बेसिकली क्या क्या इश्यूज एड्रेस करता है परफॉर्मेंस ऑडिट, वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप्स फॉर प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट। ध्यान रखना, यहाँ पे प्लानिंग को लेकर बात हुई है। प्लानिंग को लेकर क्या स्टेप्स है? सारे प्लानिंग को लेकर ही स्टेप्स हैं। कैसे परफॉर्मेंस ऑडिट परफॉर्म करनी है उसकी बात नहीं हो रही, इससे बात हो रही है प्लानिंग को लेकर परफॉर्मेंस ऑडिट के क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने हैं। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी विल डू इट वेरी वेरी नाइसली। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी की और प्रोग्राम की। यहाँ पर हम लोग किन किन से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, क्या क्या सोर्स से ले सकते हैं, पास्ट ऑडिट्स देख सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं एंटिटी के, हम कोई लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स वो देख सकते हैं, कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई मीडिया में कवरेज हो रखी है, कोई एकेडमिक या स्पेशल रिसर्च की बात है या स्पेशल फोकस ग्रुप्स हैं, इन सब सोर्सेज के थ्रू हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं एंटिटी की। आप रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। हमें एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, हमने इन अलग अलग जगहों से एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले ली। उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट। हम लोग नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करेंगे उस ऑडिट प्रोसीजर्स की। हम लोगों ने डिफाइन की ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट। इसके अंदर आपको एक एग्जांपल दे रखा था मॉड्यूल के अंदर, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने थे फॉर सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स एंड स्कॉलरशिप स्कीम्स। कोई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स थी या फिर स्कॉलरशिप स्कीम्स थी, उसके रिगार्डिंग आप क्या ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करोगे जब भी आपको बोला गया है कि आपको प्लानिंग करनी है परफॉर्मेंस ऑडिट की फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो यहां पर 3 पॉइंट्स थे। वेदर प्रॉपर प्लानिंग इज डन टू कैप्चर डेटा ऑफ बेनिफिशियरीज। जो बेनिफिशियरीज हैं कौन से स्कीम्स के, इनके जो बेनिफिशियरीज हैं, इनका डेटा प्रॉपर्ली कैप्चर किया गया, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग हुई है कि नहीं हुई। नेक्स्ट, वेदर द स्टेप्स वर टेकन फॉर इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग तो ठीक है, प्लानिंग करने के बाद इंप्लीमेंट किया है कि नहीं किया। एंड फाइनली, वेदर द मैनेजमेंट वाज इफेक्टिव। प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद इंप्लीमेंटेशन कर लिया और इंप्लीमेंटेशन के बाद देख लिया जो मैनेजमेंट था वो इफेक्टिव था कि नहीं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव दे रखे थे आपको मॉड्यूल के अंदर। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट क्योंकि एग्जाम में दे रखा था, मॉड्यूल में दे रखा था, मैंने एक बार कवर कर लिया। तो हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली थी एंटिटी की, फिर हमने डिफाइन कर लिए थे ऑब्जेक्टिव और स्कोप। उसके बाद हम लोग डिटरमाइन करेंगे ऑडिट क्राइटेरिया। नाउ व्हाट इज दिस ऑडिट क्राइटेरिया? इट इज स्टैंडर्ड और द बेंचमार्क यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द प्रोग्राम मीट्स एक्सपेक्टेशन। भाई जो प्रोग्राम लाया गया था, गवर्नमेंट ने लाया था या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने लाया था, कोई मिनिस्ट्री ने लाया था, वो प्रोग्राम अपनी एक्सपेक्टेशन मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको हम कैसे, किस बेसिस पे मेजर करेंगे? तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेंचमार्क हम यूज करने वाले हैं, दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द प्रोग्राम व्हिच द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड मीट्स एक्सपेक्टेशंस। इसी को हम बोलते हैं डिफाइनिंग और डिटरमाइनिंग ऑडिट क्राइटेरिया। अब ये कैसे ऑब्टेन हो सकता है? इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, डायरेक्टिव्स और द गाइडलाइंस, या फिर कोई प्रोसीजर मैनुअल्स हैं ऑफ द एंटिटी, या फिर एनी क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय द सेम और द अदर एंटिटी इन सिमिलर प्रोग्राम्स, या फिर कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का हम ओपिनियन ले सकते हैं। हम लोग न्यू एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज पर रिलाई कर सकते हैं, या फिर कोई जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड लिटरेचर या रिसर्च पेपर्स हैं। तो हमको क्राइटेरिया डिटरमाइन करना है, हमें स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना है। हम कहाँ से कर सकते हैं? हम लोग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं, डायरेक्टिव्स पढ़ सकते हैं, गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, कोई प्रोसीजर मैनुअल्स हैं, कोई सेम या अदर एंटिटी के यूज किए हुए सिमिलर प्रोग्राम्स को यूज किए हुए क्राइटेरिया है वो हम यूज कर सकते हैं, कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं स्टैंडर्ड के लिए हम लोग, या फिर कोई न्यू या एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज है या कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन है। एंड फाइनली कोई जनरल मैनेजमेंट या सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर है, कोई सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग लिटरेचर है, रिसर्च पेपर्स हैं, उनको भी हम पढ़ सकते हैं और उनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारा ऑडिट का क्राइटेरिया। अब ऑडिट क्राइटेरिया पता लग गया तो हम लोग को उसके बाद डिसाइड करनी पड़ेगी हमारी ऑडिट की अप्रोच, कि भाई क्या मेथड फॉलो करने हैं। नो यूनिफॉर्म ऑडिट अप्रोच इज एप्लीकेबल टू ऑल परफॉर्मेंस ऑडिट। भाई एक अप्रोच के साथ सारी परफॉर्मेंस ऑडिट थोड़ी करने जा सकते हो, अलग अलग एंटिटीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग अप्रोचेस होती हैं। यही बात बोली गई है ऑडिट अप्रोच के लिए, देयर इज नो यूनिफॉर्म ऑडिट अप्रोच एप्लीकेबल टू ऑल द परफॉर्मेंस ऑडिट। क्या क्या अलग अलग मेथड्स परफॉर्म कर सकते हो आप? एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, जहां पे रिव्यू सिस्टम्स ऑफ प्लानिंग एंड कंडक्टिंग, फिर एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स, इनपुट आउटपुट एनालिसिस फॉर एफिशिएंसी। आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, जहां पर आप एग्जामिन करते हो अवेलेबल डेटा को, सैम्पलिंग करते हो, सैम्पलिंग बेसिस पे डेटा चेक करते हो आप। फिर आप यूज कर सकते हो एग्जिस्टिंग डेटा, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो डेटा हेल्ड बाय मैनेजमेंट और डिफरेंट सोर्सेज। आप केस स्टडी बेसिस कर सकते हो, केस स्टडी कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हो, आप लोग सर्वेस कर सकते हो, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पॉपुलेशन टू असेस इंटर रिलेशन। तो यहां पर क्या बात बोली गई? डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच को लेकर आप अलग अलग मेथड्स फॉलो कर सकते हो। आप एनालिसिस कर सकते हो प्रोसीजर्स का, आप एनालिसिस कर सकते हो रिजल्ट्स का, आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो एग्जिस्टिंग डेटा, केस स्टडी कर सकते हो, और आप लोग सर्वेस कर सकते हो वेयर यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब आपने ऑडिट अप्रोच भी डिसाइड कर ली, फिर फटाफट करो एक काम, आप डेवलप कर लो ऑडिट का क्वेश्चंस। ऑडिट के क्वेश्चंस में हम लोग, ऑडिट टीम प्रिपेयर करेगी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू विच दे विल सीक आंसर्स। हम जो जाकर एंटिटी में पूछेंगे, जिन चीज का हमें आंसर चाहिए, जो हमें ऑडिट के अंदर क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे हमारे पास जिनका आंसर हमें चाहिए पड़ेगा, वही बात बोलेगी, हम लोग ऑडिट क्वेश्चन डिजाइन कर लेंगे। ऑडिट टीम डिजाइन करेगी, प्रिपेयर करेगी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर विच दे विल सीक आंसर्स फ्रॉम द एंटिटी, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वो ऑडिट करने गए हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट।
नेक्स्ट वी विल असेस ऑडिट टीम स्किल्स। सब कुछ कर लिया भाई, अंडरस्टैंडिंग ले ली, ऑब्जेक्टिव स्कोप डिफाइन कर दिया, डिटरमाइन कर लिया क्राइटेरिया, उसकी डिसाइड कर ली ऑडिट अप्रोच, फिर क्वेश्चंस भी डेवलप कर दिए। फिर हम लोग को फाइनली असेस करनी पड़ेगी भाई हमारी ऑडिट टीम में उतनी स्किल्स है कि नहीं। हमें असेस करना पड़ेगा कि क्या हमें आउटसाइड एक्सपर्ट की जरूरत है भी कि नहीं। ऑडिटर मे यूज द वर्क ऑफ एक्सपर्ट बट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपिनियन। एक्सपर्ट का वर्क यूज कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आपका ओपिनियन एज एन ऑडिटर वो आपका ही रहेगा। अब इतना सारा काम करने के बाद हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी ऑडिट की डिजाइन मैट्रिक्स। इसमें क्या क्या होगा? इट विल हाईलाइट डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड। क्या 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 जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया, इतना सारा कारनामा किया ना ऊपर सारे प्रोसेस में, जो भी डेटा कलेक्शन किया है, जो भी एनालिसिस मेथड है, जो भी टाइप है, सोर्स है एविडेंस का रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑडिट ओपिनियन, सारी बातें आ गई। इट विल हाईलाइट ऑल द डेटा कलेक्शन, एनालिसिस मेथड्स, टाइप एंड सोर्सेज ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑडिट ओपिनियन। तो सारी बातें आ गई ऑडिट मैट्रिक्स में। हमने बेसिकली सब चीजें समराइज करके लिख दी कि भाई हमें क्या 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 कैसे 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 करना है। It will include what? It will include audit objectives also, audit questions also, criteria जो था वो भी था, evidence जो था वो भी include कर देंगे, data collection भी डाल देंगे और analysis method भी डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे। हमने क्या क्या डाला? Objectives भी डाल दिए, जो questions थे वो भी डाल दिए, audit criteria भी लिख दिया, evidence भी लिख दिया, data collection के बारे में लिख दिया, analysis method के बारे में भी लिख दिया। हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे इस हिसाब से audit design matrix, सब कुछ डाल देंगे उसके अंदर। फिर हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडिट टीम। भाई जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, इतना सब तामझाम इसलिए किया कि हम असिस कर पाए कि भाई हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, उसके लिए लायक लोग चाहिए ना टीम के अंदर। तो हम लोग टाइम टेबल बनाएंगे कि भाई कब कब हमें कैसे कैसे सारे प्रोसीजर्स करना है, क्या टाइमलाइन में हमें रिपोर्टिंग करनी है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं यानी जो हमारी ऑडिट टीम है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट टीम है कि नहीं, हम ऐसी टीम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड फाइनली इतना सब करने के बाद हम लोग इंटीमेट कर देंगे ऑडिट प्रोग्राम के बारे में टू ऑडिट एंटिटीज। ये जो हमने पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर दिया है टक 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 ऊपर तक जाते जाते, ये हम लोग ऑडिट एंटिटी यानी जिस भी एंटिटी की हम ऑडिट करने जा रहे हैं, जिस भी पीएसयू की हम परफॉर्मेंस ऑडिट करने जा रहे हैं, उसको इंटीमेट कर देंगे भाई ऐसा ऐसा है। एंटिटीज विल इंटीमिडेट ऑन इंटेंशन ऑफ टेकिंग अ प्लान्ड परफॉर्मेंस अलोंग विद स्कोप एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट। हम लोग ये सब जाके इंटीमेट कर देंगे ऑडिट एंटिटी को। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द स्टेप्स फॉर प्लान एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट के बारे में। अभी तक हम 3 ऑडिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फाइनेंशियल ऑडिट, फिर हमने पढ़ा था कंप्लायंस ऑडिट, फिर हमने पढ़ लिया परफॉर्मेंस ऑडिट, सबसे बड़ा ऑडिट, और अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। नाउ व्हाट इज दिस प्रोप्राइटरी ऑडिट? इट इज वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। ओ माय गॉड सर, क्या क्या बोल दिया भाई? पब्लिक इंटरेस्ट में चीजें हो रही है कि नहीं हो रही? कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चीजें हो रही है कि नहीं हो रही? वही लिखा हुआ है, वी विल वेरीफाई ट्रांजैक्शन ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। यहां पर दिस प्रोप्राइटरी ऑडिट विल ब्रिंग आउट केसेस ऑफ, अब ध्यान से सुनना टेक्निकल वर्ड, इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल, इनफ्रक्टुअस एक्सपेंडिचर। क्या 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 बोल दिया सर? इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर था, कोई अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर था जो नहीं करते तो भी चल जाता, फिर भी कर दिया। कोई इनफ्रक्टुअस एक्सपेंडिचर था, कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था, फर्जी जगह आपने पैसा डाल दिया, डालने की जरूरत ही नहीं थी भाई। तो कोई इम्प्रॉपर, गलत जगह, गलत तरीके से आपने पैसा डाला, या फिर कोई अवॉइडेबल काम था उसमें आपने पैसा डाल दिया, या फिर कोई इनफ्रक्ट्रस, क्या इनफ्रक्ट्रस, व्हाट इनफ्रक्ट्रस, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था, वो आपने कर दिया, इवन दो इट इज इन कंफर्मिटी विद लॉज एंड रेगुलेशन। भाई लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से तो खर्चा हुआ है, पर जो खर्चा था वो गलत तरीके से हुआ है, या फिर वो अवॉइडेबल था, वो खर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी, या फिर इनफ्रक्टुअस था, कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था, भले ही लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है, तो हम लोग प्रोप्राइटरी ऑडिट करते हैं। इसके क्या प्रिंसिपल्स है? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट? एंड वेलकम टू द जनवरी 26 एग्जाम क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे दैट द एक्सपेंस शुड प्राइमा फेसी नॉट बी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। ओकेजन अगर 10 लाख डिमांड करता था तो 10 लाख ही खर्चा करो, फैल मत जाओ, बोलो कि 10 लाख है, ठीक है यार तो 20 लाख रख, गलत बात। ओकेजन की जितनी डिमांड थी उसके हिसाब से ही खर्चा होगा, बचा हुआ पैसा और कहीं यूज करेंगे ना हम, यही बात बोली गई है। द एक्सपेंस इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। एंड यहां पर एक मीठा मीठा पॉइंट है, every official should exercise same degree of vigilance for expenses as a person of ordinary prudence would exercise for his own money। एक आम आदमी अपने पैसे पर जो खर्चा करने से पहले दिमाग लगाता है, सोचता है, उतना ही आपको सोचना है जब आप ऐसा कोई खर्चा कर रहे हो। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि भाई छोड़ो ना, अपना पैसा थोड़ी है, लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा उड़ाओ यार, अपना पैसा हो तो दिमाग लगाते, गलत बात। यही बात बोली गई है, एवरी ऑफिशियल विल एक्सरसाइज सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस for any expense that a person of ordinary prudence would exercise for his own money. Next, authority exercising power to sanction expenses will not directly or indirectly use it for its own advantage। भाई आपके पास पावर थी एक्सपेंस को सैंक्शन करने के लिए, एक तो हमने आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और पता लगा आप खुद के ही एडवांटेज पे सारे काम कर रहे हो, गलत बात। आपके पास पावर है टू सैंक्शन एक्सपेंसेस, आप किसी भी वे में खुद को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडवांटेज करने वाला काम नहीं करोगे। ऐसा कोई एक्सपेंस आप वैसा सैंक्शन नहीं करोगे जिससे आपको खुद का एडवांटेज हो रहा हो। फिर फंड्स आर नॉट यूटिलाइज फॉर बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के बेनिफिट के लिए आप फंड को यूटिलाइज नहीं करोगे।
मतलब ये तो बायस है ना, सबके लिए जो फंड है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप बायसली थोड़ी कर सकते हो। एंड फाइनली, apart from any agreed remuneration, no other avenue is kept open to indirectly benefit employees। भाई आपको ये सब काम करने के लिए पैसे मिल रहे हैं ना, आपको रेमुनरेशन मिल रहा है ना, इसके अलावा कोई भी ऐसा एवेन्यू ना हो जिससे आप इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सको। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट ना हो एम्प्लॉइज को, ऐसा मेक श्योर करो कोई भी और ऐसा एवेन्यू नहीं है अपार्ट फ्रॉम द एग्रीड रेमुनरेशन। तो हमने क्या क्या बातें करी? सबसे पहले हमने बोला जो एक्सपेंस था, इट शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड हैव द सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव एंड यूज फॉर हिज ओन मनी। फिर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग पावर टू सैंक्शन एक्सपेंस विल नॉट डू इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर इट्स ओन एडवांटेज। फिर जो फंड्स हैं, इट शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन। या फिर अपार्ट फ्रॉम द एग्रीड रेमुनरेशन, नो अदर एवेन्यू विल बी केप्ट ओपन फॉर टू इनडायरेक्टली benefit any of the employees। Next we will study is functions of the auditor when it comes to proprietary audit। सबसे पहले as an auditor what we will do, we will see that all the expenses are properly planned, सारे expenses properly plan हुए कि नहीं हुए। फिर we will see that the size and the channels of expenses are rightful। क्या क्या बोल दिया? size and channel of expenses is rightful। size मतलब भाई कितना amount of expenditure है, channel मतलब क्या रूट में आप एक्सपेंड कर रहे हो, आप ग्रांट दे रहे हो, आप डेट दे रहे हो, आप लोन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, जो चैनल है एक्सपेंस का वो राइटफुल है कि नहीं, और वो मैक्सिमम रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो साइज एंड चैनल ऑफ एक्सपेंसेस आर राइटफुल एंड इट इज गिविंग मैक्सिमम रिजल्ट्स और नॉट। देन वी विल सी इफ देयर इज एनी सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन। भाई ये तो एक्शन जो आप कर रहे हो तो ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूट है कि नहीं आपके पास, कोई सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन है, इंप्रूवमेंट बता सकता है, जो रिटर्न बेटर कर सकता है। तो इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, रिटर्न की बात हो रही है, उस केस में सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन है कि नहीं। फिर एज एन ऑडिटर वी विल अप्रेज वेदर एक्सपेंसेस आर लाइकली टू गिव ऑप्टिमम रिजल्ट्स। जो भी वे में एक्सपेंस हो रहे हैं उसको हम असेस करेंगे, प्रॉपरली असेस करेंगे, अप्रेज करेंगे और समझेंगे कि वो जो एक्सपेंसेस हैं आर दे लाइकली टू गिव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, ऑप्टिमम रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। एंड फाइनली वी विल एग्जामिन that the actions and the decisions of the management, क्या एक्शन या डिसीजन है मैनेजमेंट का, that is as per public interest and it meets the standards of the conduct। बहुत ही ज्यादा मस्त इजी बातें थी, ध्यान से हम वापस पढ़ेंगे सारी बातें। फंक्शंस ऑफ द ऑडिटर व्हेन इट कम्स टू प्रोप्राइटरी ऑडिट, सबसे पहले हम देख लेंगे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉपर्ली प्लान्ड है कि नहीं। फिर जो भी साइज एंड चैनल ऑफ एक्सपेंसेस था वो राइटफुल था कि नहीं था, और वो मैक्सिमम रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा। फिर कोई सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन था क्या जो इंप्रूवमेंट लाता है, रिटर्न बढ़ाता है। हम लोग उसके बाद अप्रेस करेंगे वेदर एनी एक्सपेंसेस वाज लाइकली टू गिव ऑप्टिमम रिजल्ट। And finally, we will examine actions and the decisions of the management that everything is done as per public interest and meets the standards of conduct। ये हमने पढ़ ली functions of the auditor। अब हम पढ़ लेते हैं proprietary audit के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इट हैज़ अ वेरी वेरी डिस्टिंक्ट नेचर। नॉर्मल ऑडिट से बहुत हटके है, बहुत टेक्निकल बातें हैं, बहुत डिफरेंट बातें करी गई है, डिस्टिंक्ट नेचर है इस टाइप की ऑडिट का, प्रोप्राइटरी ऑडिट का। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि देयर इज एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करने की कोई रूल बुक नहीं है, ये ऑडिटर को दिमाग लगा के एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें देखकर एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। तो ऑडिटर को अगर स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करना है वो बहुत डिफिकल्ट काम है, उसमें एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है। दो जनों को बोलेंगे तो दो जने अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सब्जेक्टिविटी होना मतलब दो लोग जनों के अलग अलग ओपिनियंस होना। तो यही बात है, इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। And finally, auditor's judgment must be objective, otherwise it will become counterproductive। अगर सोचो ऑडिटर ऑब्जेक्टिव ही नहीं हुआ, ऑडिटर में थोड़ी सी भी बायस हुई, थोड़ा सा भी कुछ भी इन्फ्लुएंस हुआ, तो उस केस में क्या वो प्रोप्राइटरी ऑडिट सही से कर सकता है? प्रोप्राइटरी ऑडिट का पर्पस ही पूरा वेस्ट है। प्रोप्राइटरी ऑडिट में हम यही तो चेक कर रहे हैं बेसिकली, सब कुछ बराबर है कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं, कोई इंप्रॉपर अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर तो नहीं कर दिया। तो यही सब बातें अगर ऑडिटर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो क्या तो ऑडिट करेगा रे वो, तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी अपनी ऑडिट। तो ऑडिटर को ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, वरना बेसिकली आपकी प्रोप्राइटरी ऑडिट एक तरीके से पूरी फेल है, वेस्ट कर रहे हो पैसा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट एंड फाइनल विच इज कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट। अब कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट तक हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 4 ऑडिट्स पढ़ ली हैं टाइप की। सबसे पहले हमने पढ़ा था फाइनेंशियल ऑडिट, फिर हमने पढ़ा था कंप्लायंस ऑडिट, फिर हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस ऑडिट, फिर हमने पढ़ा प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड फाइनली अब हम आ चुके हैं कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट पर। कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट मतलब कॉम्प्रीहेंसिव, नाम से समझ आ गया, सब कुछ है इसमें, बहुत ज्यादा मसाला है। क्या क्या मसाला है? इट इज एन एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। क्या क्या क्या, ध्यान से सुनना, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। अब है ना, आप जब पूरे चैप्टर पढ़ोगे ना तो इन लाल शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। आपको क्वेश्चन में यही कुछ शब्द घुसेड़ के दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा टाइप का ऑडिट है। कोई होशियार मत बनना, दो ऑडिट मत कोट कर देना, ऑल्टरनेट आंसर के नंबर मिल जाएंगे, बच्चों के नंबर कटे हैं जनवरी 26 अटेम्प्ट में, बता देता हूं मैं।
तो हमको एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करनी है टू लोकेट एरियाज ऑफ वीकनेस एंड एक्स्ट्रावेगेंस विच इज एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। हमने क्या क्या बात करी? हम कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट परफॉर्म करते हैं विच इज एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट का भी जिक्र हो गया, यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में भी बात कर लिए। एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं हम टू लोकेट एरियाज ऑफ वीकनेस लोकेट करने के लिए, और कोई एक्स्ट्रावेगेंस है यानी कोई एक्सेसिव एक्सपेंडिचर कर रखा है फॉर एनी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इसलिए हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से एरियाज कवर्ड होते हैं? बजटरी कंट्रोल्स के, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के, प्लांट एंड मशीनरी मैनेजमेंट के, प्रोजेक्ट प्लानिंग के, सारे एरियाज कवर्ड हैं इसके अंदर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको 4-5 नंबर क्वेश्चन पूछे तो आपको इनमें से 4 या 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। क्या? इश्यूज एंड मैटर्स टू बी एग्जामिन्ड। भाई कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कर रहे हो तो क्या क्या इश्यूज मैटर को एग्जामिन करोगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो प्लान रेट ऑफ रिटर्न है वो अचीव हुई है कि नहीं हुई। फिर जो भी अप्रूव्ड प्लान्ड कॉस्ट थी उसके कंपैरिजन में आपकी ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट कितनी है। नेक्स्ट, कोई भी सिस्टम था प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का, एग्जीक्यूशन का, क्या वो सिस्टम साउंड है कि नहीं है? किसका? प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन का। फिर क्या आपके पास एडिक्वेट सिस्टम है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का? क्या आपकी कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स जो थे और जो परचेज पॉलिसीज थी वो एडिक्वेट थी कि नहीं? क्या एडिक्वेट थी कि नहीं? कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स आपके एडिक्वेट थे कि नहीं? फिर क्या जो प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए वो इफेक्टिव थे कि नहीं थे? वो इकोनॉमिकल थे कि नहीं थे? जो प्रोसीजर्स थे वो इफेक्टिव भी थे, इकोनॉमिकल भी थे ना? एंड फाइनली जो आपकी एंटरप्राइज है वो R&D प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करती है क्या? क्या उसका खुद का कोई R&D प्रोग्राम है? क्या कोई टेक्नोलॉजी में भरोसा रखती है वो कंपनी? तो यही सारी बातें करी गई है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ इश्यूज और मैटर्स टू बी एग्जामिन्ड व्हेनेवर वी आर डूइंग कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। क्या क्या बातें? हैज द प्लान रेट ऑफ रिटर्न बीन अचीव्ड। फिर जो ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट है उसे कंपेयर करेंगे हम अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट के साथ। फिर हम लोग देखेंगे जो सिस्टम है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का और एग्जीक्यूशन का वो साउंड है कि नहीं। फिर हम लोग देखेंगे एडिक्वेट सिस्टम तो है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। जो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं, परचेज पॉलिसीज हैं, वो एडिक्वेट है कि नहीं। जो प्रोसीजर्स हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं, वो इकोनॉमिकल है कि नहीं। एंड फाइनली कोई एंटरप्राइज जो है आपकी उसका R&D प्रोग्राम है कि नहीं, कोई टेक्नोलॉजी में भरोसा रखती है कि नहीं रखती वो कंपनी, वो एंटिटी। And finally, we have reached the last and final topic of PSU audit, which talks of audit report of C&AG, which is presented to the parliament in several parts. जो audit report है C&AG की उसको parliament में आपने present कर रखा है several parts के अंदर। तो उसमें क्या 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 parts हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला part होगा introduction का, which will contain what? General review of the results of the government company। जो भी government company है उसके results हैं उन पर जो भी general review है वो introduction में हम mention कर देंगे। फिर हम लोग रिजल्ट्स लिखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रूवल के बाय ऑडिट बोर्ड। कोई ऑडिट बोर्ड ने किसी एंटिटी का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल करवाया था, उसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो हम लोग लिख देंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। नॉर्मल रिजल्ट्स लिख देंगे, पर अगर ऑडिट बोर्ड ने अप्रेजल नहीं करवाया उस केस में सिर्फ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स लिखेंगे। अगर ऑडिट बोर्ड ने अप्रेजल करा दिया तो हम रिजल्ट्स लिख देंगे, और अगर ऑडिट बोर्ड ने अप्रेजल नहीं कराया उस केस में हम सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स लिख देंगे ऑफ दैट ऑडिट। एंड फाइनली हम लोग रिज्यूमे ऑफ द कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम अंडर द डायरेक्शंस ऑफ C&AG, एंड उस पर C&AG के जो भी कमेंट्स थे वो लिख देंगे। क्या बात बोली? रिज्यूमे मतलब समरी। तो एक सीए को अपॉइंट करा गया होगा एक पीएसयू की ऑडिट करने के लिए, जिसमें डायरेक्शंस दिए होंगे C&AG ने। तो वही बात बोली गई है, जो उस कंपनी ऑडिटर्स की रिपोर्ट है जो उसने सबमिट करी होगी आफ्टर द डायरेक्शंस ऑफ C&AG, उस पर C&AG के जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट्स के साथ साथ उस कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट की रिज्यूमे, उसकी समरी भी आप ऑडिट रिपोर्ट ऑफ C&AG के साथ साथ प्रेजेंट कर दोगे पार्लियामेंट में इन द सेवरल पार्ट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में जनरल रिव्यू ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आ जाएंगे। फिर रिजल्ट्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल व्हिच इज कंडक्टेड बाय ऑडिट बोर्ड। ऑडिट बोर्ड किसका है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है। फिर significant results of audit of undertakings which are not appraised by the audit board, and finally resume of the company's auditor's report which is submitted by them under the directions of C&AG, and the comments of C&AG along with that we will present in the parliament as a form of audit report of C&AG। आपको छोटी मोटी बातें वो हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। फॉर सर्टेन स्टेट्स C&AG शैल सबमिट सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। कुछ स्टेट यूनियन टेरिटरीज के लिए आप एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो लेजिस्लेचर को, या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टेट यूनियन टेरिटरीज के लिए आप सेपरेट कमर्शियल चैप्टर ऐड कर सकते हो विद इन द सेम ऑडिट रिपोर्ट। मेन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही आप एक सेपरेट कमर्शियल चैप्टर ऐड करके सबमिट कर सकते हो, या फिर आपका मन करे तो आप एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हो। यही बात लिखी हुई थी। एंड विद दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड PSU ऑडिट इन जस्ट 5 पेजेस एंड इन लेस देन 1 hour। आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। हमने बहुत स्मूथ और बहुत फास्ट और एकदम क्रिस्प वे में 100% कवरेज कर ली PSU ऑडिट की। तो आप एक बार रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को, आज का अच्छे से हो जाएगा। लाइक करना, कमेंट करना, कुछ भी हो। इधर तक कोई वीडियो देख रहा हो तो प्लीज मैनिफेस्ट करना, अपना नाम लिखना और उसके पहले लिखना CA और आगे लिखना हम क्लियर करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।